अखिलेश जी शुरू कर दीजिए। हाँ जी सर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी वर्कशॉप जो एनसीएमआरडब्ल्यूएफ आयोजित कर रहा है इस वर्ष 22 मार्च को। संयोग से आज वर्ल्ड वाटर डे भी है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने प्रमुख महोदय से आग्रह करूंगा कि वो सभी मेहमानों का स्वागत करें और अध्यक्षीय भाषण दें। मित्र सर। नमस्कार, सुप्रभात। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो नोएडा में स्थित है, उसकी ओर से सभी को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर नकुल पराशर जी, विज्ञान प्रसार के अध्यक्ष, श्री मनोज अबुसरिया जी जो निदेशक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में है, अखिलेश जो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। So my hearty welcome to all the participant and the speakers. तो आज के इस एक दिवसीय जो वर्कशॉप या संगोष्ठी है, वैज्ञानिक संगोष्ठी, तो इसका टॉपिक हम लोगों ने राष्ट्र की आत्मनिर्भरता में मौसम एवं जलवायु विज्ञान का योगदान पर रखे हैं। और इसके रिस्पांस में हमारे बहुत सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडिया के हैं, सभी लोगों ने, साथियों ने, साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स बहुत अच्छे तरह रेस्पॉन्ड किए हैं। हम बहुत लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाए। तो जनरली पिछले साल फरवरी में इस वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था इन पर्सन। यहाँ पे काफी साइंटिस्ट और एकेडमिक इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े थे, तो उसमें काफी सारे पोस्टर और बहुत लोगों को एकोमोडेट कर पाए थे। बट इस साल ज्यादातर इस वेब बेस्ड वर्कशॉप में जो जाने माने इंस्टीट्यूट और वहाँ के वैज्ञानिक और प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं, जैसे हमारे मिनिस्ट्री के ही चेन्नई स्थित एनसीसीआर, पुणे में आईआईटीएम, और आइजर भोपाल से डॉक्टर पंकज कुमार, आईआईटी दिल्ली से बिमलेश पंत, और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, हमारे मंत्रालय से जो वैज्ञानिक है, और इंडिया में डिपार्टमेंट और बीएचयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सीडैक, और हमारे अपने एनसीएमआरडब्ल्यूएफ से भी एक दो साइंटिस्ट जो आज अपना वक्तव्य रखेंगे। तो और ये हमारा पहला फंक्शन है जो भारत का 75 इयर्स इंडिपेंडेंस, जो भारत का अमृत महोत्सव जो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इनागुरेट किए थे, तो इस मंत्रालय से पहला ही फंक्शन है। तो मैं आशा करता हूँ आज दिन भर के जो चर्चा और प्रेजेंटेशन में हम लोग काफी सीखेंगे और आगे इस काम को आगे कैसे लेंगे, उसके बारे में अंत में कुछ एक्शन पॉइंट हम लिखेंगे। और एक ये महत्वपूर्ण बात है कि जो एक हमारे मंत्रालय का प्रयास है कि कैसे विज्ञान को जन जन तक ले जाना है, तो उस दिशा में ये हिंदी का जो वैज्ञानिक संगोष्ठी है, क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वेदर एंड क्लाइमेट, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वाटर, सबसे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कॉमन मैन तक कैसे लेके जाएंगे। तो ये जो आज का वैज्ञानिक संगोष्ठी है, तो इसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स और यंग रिसर्चर के साथ जुड़ेंगे, और अल्टीमेटली जो एंड यूजर्स है वेदर और क्लाइमेट इंफॉर्मेशन का, ये हमें काफी हिंदी के साथ, कॉमन लोगों के साथ जुड़ने के लिए मदद करेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में कि कैसे हिंदी भाषा में वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजित किया जाए। तो इसे भी हमें काफी सीखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ और एक बार मैं पुनः सबका स्वागत करूंगा, और जो यहाँ पे अपना साइंस टॉक देने के लिए अपना एग्री किए हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस उद्घाटन समारोह में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर नकुल पाराशर, उनके बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा।
डॉक्टर नकुल पारा सर अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विज्ञान प्रसार के ऑफिस में निर्देशक हैं। डॉक्टर पारा सर ने कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स दोनों विषयों में मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और उनकी पीएचडी अप्लाइड फिजिक्स में है। उन्होंने 3 स्टार्टअप शुरू करे और वो स्टार्टअप तीनों के तीनों जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने वाले स्टार्टअप तो बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं आज के ज़माने में, लेकिन डॉक्टर पारा सर हैज़ मेड देम, उनको प्रॉफिटेबल बनाया उन्होंने। इनका वर्क एक्सपीरियंस है केपीओ लीगल इंफॉर्मेशन सेक्टर में काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा। मिश्रा जी का लिंक टूट गया लगता है। हेलो, प्रेजेंटेशन में अब बीच में अखिलेश डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पिछला 2-3 शब्द दोबारा रिपीट कर दीजिए। नेटवर्क चला गया था मुझे लग रहा है, माफ करिए, क्षमा कीजिएगा। तो इसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स और यंग रिसर्चर के साथ जुड़ेंगे और अल्टीमेटली जो एंड यूजर्स है वेदर और क्लाइमेट इंफॉर्मेशन का, ये हमें काफी हिंदी के लोगों के साथ जुड़ने के लिए मदद करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, बार-बार वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजित किया जाए, तो इससे भी हमें काफी सीखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अखिलेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मेरा वाला दूं अगर आपको नहीं वगैरह आया तो ओके, बिल्कुल कनेक्ट, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट, आपको फोन वगैरह आया नहीं कुछ
एक बार पुनः क्षमा चाहूँगा आप सभी का, क्योंकि कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू हो रहा है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो मैं एक बार आग्रह करूंगा अपने चीफ मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर नकुल कि वो 2 शब्द कहें और इस सभा को अपने वचनों से उत्पन्न करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम ये इस संगोष्ठी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और इसके फायदे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सके। डॉक्टर पारा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अखिलेश डिस्कनेक्ट हो गया था तो पिछला 2-3 शब्द दोबारा रिपीट कर दीजिए। परम आदरणीय डॉक्टर आशीष मित्रा जी, प्रिय डॉक्टर मिश्रा जी और बाकी सभी लोग जो विद्वज्जन आज यहाँ उपस्थित हैं, और खासकर बंधु भगिनियों, आप सबका स्वागत, आप सबको अभिनंदन। और विशेषकर NCMRWF का इस बात का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, मुझे ये इज्जत बख्शी कि मैं यहाँ के आपके साथ मिलके बात कर सकूं। और विशेषकर इस पूरे प्रयास में अभी गत कुछ सप्ताह पहले जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के सिलसिले में जो वर्ष भर चलेगा, जिसमें करीब 75 हफ्तों तक, सप्ताह तक हमारा सबका कार्यक्रम रहेगा, उस सब की दिशा में डॉक्टर मित्रा द्वारा ये लिया गया कदम, मुझे लगता है कि बाकी सभी मंत्रालयों जिनके बारे में मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत देखा है, उन सब में अग्रगणी रहे आप लोग। सबसे पहले आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये पहला सोपान लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा की है, उसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और आपको विशेषकर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ब्रावो बोलना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि हम सब सोचते हैं हाँ 1 अप्रैल से करेंगे, अब करेंगे, पर आपने जिस तरह, जिस तेजी से, जिस तत्परता से इसको लेके आगे चले, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हम सब जानते हैं आज का विषय आपने जो चुना बहुत संगत है, बहुत समय संगत है, और विशेषकर इस बात पे समय संगत है कि हम सब आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत हैं। और इसके अंदर हम सब जानते हैं कि मौसम का, जलवायु का और इन सब के बारे में जो जानकारी आम आदमी तक, जनमानस तक पहुंचाने की हम सब की चेष्टा है, उसमें ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सूचना है, ये कितना बड़ा रोल, कितना अहम रोल अदा करती है। तो ये बहुत समय संगत और बहुत अच्छी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा विषय चुना। और मेरे ख्याल से आज जो हमारे प्रबुद्ध वैज्ञानिक इस संगोष्ठी में जुड़ेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, उन सब से मैं तो ये चाहूँगा कि अपने विज्ञान प्रसार में जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो समय समय पे इसमें बीच बीच में सुने और नोट करें, ताकि इससे बहुत कुछ ऐसी जानकारी निकलेगी जो आम आदमी तक बहुत लाभप्रद होगी। मेरी आप सब से, जितने भी यहाँ पे परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी हैं, विमलेश पंत जी हैं, आप सबसे मेरा ये अनुग्रह रहेगा, आग्रह रहेगा कि जो भी यहाँ पे अपना वक्तव्य दें, उसको संभाल के रखें और उसको एक, अगर हो सके तो एक सरल भाषा में, एक आर्टिकल के फॉर्म में उसे तब्दील करें, बदलें। और जो हमारी फ्लैगशिप मंथली है ड्रीम 2047, जो अंग्रेजी में भी छपती है और हिंदी में भी आती है हर माह, उसके अंदर इसका एक बहुत अच्छा उसमें स्थान मिलने की संभावना है। और उसमें हम स्थान देने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी समय संगत है। हम ये सब जानते हैं, जैसा कि परम आदरणीय डॉक्टर मित्रा जी ने कहा, कि प्रधानमंत्री का ये स्वप्न है कि विज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाएं, और जन जन तक पहुंचाने के लिए, विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान को उनकी भाषा में उसको सरलतम तरीके से पहुंचाएं। तो विज्ञान प्रसार गत 32 वर्षों से देश की सेवा में लगा है, और इसके अंदर विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण और उसके प्रसार खासकर हम सब जानते हैं, आप सब लोग तो मौसम विज्ञानी हैं, और आप सब ने देखा है कि कृषि के अंदर किस तरह से लैब टू लैंड के प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हुई, किस तरह से लैब का जो काम था लोगों तक, किसानों तक पहुंचाया गया। उसी तरह से
ये हमारी एक वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो कुछ करें उसको आम आदमी तक, जन जन तक सरल भाषा में उसके उपयोग ग्राह्य तरीके से उसको पहुंचा सके। तो इसके अंदर NCMRWF, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने हमें बहुत सहयोग दिया। आज जो मैं आपको विशेषकर इस प्लेटफॉर्म से मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मदद नहीं की होती तो आज से 2 वर्ष पूर्व जो हमने इंडिया साइंस नाम का चैनल स्थापित किया, उसके लिए आपने अपने यहाँ पृथ्वी भवन में जगह दी और वहाँ से वो चल पड़ा। और वो बात दूसरी है कि डीएसटी में जब स्थान बनेगा तो वहाँ मूवमेंट हो या ना हो, जैसा भी है, पर आपने जो सहयोग दिया और जिस तरह से समय समय पर सचिव महोदय, बड़े बड़े आपके वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर गोपाल अयंगर हैं और डॉक्टर जगवीर सिंह वगैरह लोग हैं, उन सब ने मिलकर जिस तरह से समय समय पर मौसम के बारे में अलग अलग छोटी छोटी फिल्म्स बनाई और उसमें हमारा सहयोग किया, उससे हम आम आदमी तक, जन जन तक विज्ञान को बड़े अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। और आदमी तभी विज्ञान को समझने की चेष्टा करता है जब उसके फायदे की या उसके मतलब की कोई बात आप उस तक पहुंचाएं। अन्यथा विज्ञान को बहुत सूखा, ड्राई और ड्राइव माना जाता रहा है। और पर इसका रीजन भी, इसका कारण भी ये रहा है कि हम जितने वैज्ञानिक थे वो अपने विज्ञान की शोध में इस तरह से व्यस्त रहे कि हमने अगर उसको चेष्टा भी करी तो वो हम अपने लैब के फॉर्मूलोज और लैंग्वेज से बाहर नहीं आ सके। तो अब जरूरत है इस बात की कि एक हमारी जो वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये कि हम जितना भी कुछ हम करते हैं उसको हम आम आदमी तक पहुंचा सके। इसके अंदर भाषाओं का एक बहुत बड़ा रोल है और मैं आपके साथ ये साझा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने उर्दू में, बांग्ला में, तमिल में, कन्नड़ में और तमाम भाषाओं में विशेषकर पिछले 2 वर्षों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है और आगे भी बहुत सारी भाषाओं में करने का प्रयास है। उड़िया, गुजराती, मराठी ये हमारी अन्य भाषाएं हैं जो इस वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष में हम करेंगे और उसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। कहने को तो बहुत कुछ है और हमेशा जब भी मंच मिलता है तो एक ही बात कह पाता हूँ कि चूंकि पूर्व में कॉलेज में पढ़ाता रहा तो जब तक 40 मिनट पूरे नहीं होते तब तक खामोश नहीं होता हूँ, पर यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे वक्ता मेरे साथ बैठे हैं जिनको हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। तो इसीलिए इसी बात से अपनी बात को मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा और चलते चलते कक्षा 9 में मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी के पीछे परम आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चित्र देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को उनका एक वक्तव्य है जिसे कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ। और ये मैं कक्षा 9 में सीखा और जैसा अभी अखिलेश जी ने बताया कि मैंने 4-5 स्टार्टअप्स किए, एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी बहुत आई, वो मालवीय जी से प्रेरित हुआ था। तो कक्षा 9 में एक स्टेटमेंट था उनका कि देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, पर कमी उन हाथों की है जिनमें वो अपनी भेंट दे सके। जेब में एक पैसा ना लेके उन्होंने इतना बड़े साम्राज्य की स्थापना करी, इतने बड़े शैक्षिक संस्थान की स्थापना करी। वो इस बात को प्रेरणा देता है कि अगर हमारे अंदर ये अगर प्रण हो, ये हम तय कर लें कि हमको ये करना है तो वो करना बहुत आसान हो जाता है। और विशेषकर जब जनमानस के साथ जुड़ने वाली बात है, जिसके अंदर विज्ञान को जन जन तक ले जाने वाली बात है, उसके अंदर अगर हम सब प्रयास करें और मालवीय जी के इस कथन को से प्रेरित होकर आगे चलें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें इसको करने से रोक पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, सम्मान दिया, आपका अत्यंत हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभ इच्छाओं के लिए। जैसा कि आपने बोला, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हमेशा से विज्ञान प्रसार के क्षेत्र में रहा है। बहुत कुछ वर्ष पहले किसी विज्ञान के मंत्री ने कहा था कि हमारा विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान में होने वाला विज्ञान जनमानस से सीधा जुड़ा है। बाकी विज्ञान की बाकी विधाओं की तुलना में हमारा सीधा सीधा सरोकार होता है जनमानस से। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में संयुक्त निदेशक हमारे डॉक्टर मनोज अबूसरिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस सभा को अपने शुभ वचनों से, अपने उद्गार से प्रेरित करें। मनोज सर।
सर आप म्यूट है, मेरा ख्याल है आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी, आदरणीय मित्रा साहब, डॉक्टर पराशर, डॉक्टर मिश्रा और सभी साथियों, ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज की इस वैज्ञानिक संगोष्ठी में आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। आज अभी जैसे डॉक्टर पराशर बता रहे थे, विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसी की कड़ी में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से भी बहुत सारे कार्यक्रम पिछले वर्ष आयोजित किए गए थे, इस वर्ष भी वो जारी हैं। आज के विषय की यदि हम बात करें आत्मनिर्भर भारत, तो ये बहुत प्रासंगिक विषय है, प्रधानमंत्री जी का प्रिय विषय है। आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का एक विजन है। उन्होंने इसका पहली बार सार्वजनिक रूप से उल्लेख 12 मई 2020 को किया था, जब वे कोरोना वायरस महामारी संबंधी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आशा की जा रही है कि अभियान कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। इसकी खास बात यह है कि उन्होंने किसी को भी नगद बहुत कम दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था के सम्यक संचालन का जो अभूतपूर्व दृष्टिकोण दिया, उससे न तो देश में घाटा रहेगा, न ही किसी को आगे वित्तीय मनमानी करने की छूट मिलेगी, जैसा कि अब तक होता रहा। महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समग्र दृष्टिकोण पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि उनका ये विजन प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा देता है कि वह यथाशक्ति राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र प्रेम व्यक्ति को बड़े से बड़ा बलिदान करने की ताकत देता है। इसलिए आवश्यक है कि जब हम लोग अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार ये देखने का प्रयास करें कि आत्मनिर्भर भारत में के नवनिर्माण में मेरा क्या योगदान हो सकता है, हम सब मिलकर व्यक्तिगत स्तर पर अपना मूल्यांकन करके तभी हम इस विषय की गंभीरता का एहसास होगा। आज का ये कार्यक्रम हमें इस दिशा में सोचने का अवसर देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरदृष्टि संकल्पना का जब मैं अपने स्तर पर विश्लेषण करता हूं, तो मुझे गर्व होता है कि आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आत्मनिर्भर शब्द को शामिल किया था, तो मुझे अधिक तीव्रता के साथ इसका एहसास हुआ। जब हम इस संगोष्ठी के शुभारंभ में इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया, तब से इस दिशा में मेरा चिंतन चल रहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आखिर मेरी क्या भूमिका हो सकती है। मंथन की इस धारा में से मैंने कुछ सूत्र पिरोए हैं, जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे पहले हमें आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से मैं कदाचित इस विषय में विशेष योगदान देने की स्थिति में तो नहीं हूं, लेकिन मुझे जो भी आर्थिक संसाधन सुलभ है, उनका सदुपयोग करना, उनमें किफायत बरतना मेरे हाथ में है। बिजली हो, पानी हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट हो या अन्य कोई भी साधन, यदि हम अपनी जरूरत से ज्यादा उनका इस्तेमाल करते हैं या जाने अनजाने उनकी बर्बादी करते हैं, तो देश के लिए नुकसानदायक होता है। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना भी उनके उत्पादन करने के बराबर महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उनके प्रति अपनी सचेत चेष्टाओं के प्रयोग द्वारा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान दे सकता हूं। लोगों को श्रम की गरिमा, समय और धन की बचत करने जैसे विषयों पर जागरूक बना सकता हूं। सामाजिक स्तर पर यदि हम विचार करें, तो व्यक्ति के बीच प्रेम और सौहार्द की बुनियाद को मजबूत बनाकर
हम लोग मिलजुल कर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब समाज में सौहार्द होगा, शांति होगी, भाईचारे की कड़ियां मजबूत होंगी और राष्ट्र प्रेम सुदृढ़ होगा, तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में एक मजबूत राष्ट्र है। इस धरा पर पैदा हुए ऋषि मुनियों ने न केवल हमें मोक्ष का रास्ता दिखाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि व्यक्ति अपने विश्वास, साधना और लक्ष्य के प्रति निष्ठावान हो तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम ईश्वर के वंशज हैं, इसलिए जो परमात्मा की शक्तियां हैं वे सब शक्तियां हमारे अंदर भी मौजूद हैं। हम अपने आचरण द्वारा सामने वाले व्यक्ति में इस बात की समझ पैदा कर सकते हैं कि हम अपने संपूर्ण शक्तियों का यथाशक्ति प्रयोग करके एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब भारत का प्रत्येक नागरिक आध्यात्मिकता के इस रहस्य को गहराई से समझने लगेगा, तो इसमें न केवल स्वयं के प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी आदर और सम्मान का भाव पैदा होगा। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति सहज ही परमात्मा अनुभूति कर सकता है। साथियों, सौभाग्य से हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन रोजगार के बहुत सीमित अवसर योग्य और होनहार लोगों को अच्छे अवसरों की तलाश में विदेश की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। प्रतियोगिताओं में मारामारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम अपने युवाओं को काउंसलिंग करके उन्हें राष्ट्र निर्माण में उपयोगी विकल्प चुनने का मार्ग दिखा सकते हैं। उन्हें कठिनतम मार्ग चुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सभी देश भारत की प्रतिभा का लोहा मानते हैं। सुयोग्य व्यक्ति जहां भी होंगे खुशहाली होगी। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जहां कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, वहीं काउंसलिंग और मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होती है। इसलिए मैं लोगों में जोश भरने का हिमायती हूं। साथियों, व्यक्ति और राष्ट्र के विकास में भाषा का सीधा संबंध होता है। अपनी भाषा, विशेष तौर पर राजभाषा पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति दूसरों की तुलना में कहीं अधिक विकास करता है, अपने फील्ड का मालिक होता है, मास्टर होता है। दुनिया के तमाम विकसित देश इसके उदाहरण हैं। मुझे ये स्वीकार करने में वास्तव में गर्व होता है कि भारत के लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छी अंग्रेजी हमारी ताकत है दोस्तों, लेकिन अच्छी हिंदी हमारा स्वाभिमान है। स्वाभिमान को त्याग कर केवल ताकत के बल पर आप लंबे समय तक विश्व विजेता नहीं बन सकते। हम सबको इस ओर ध्यान देना होगा। भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान और परंपराओं के आगे कोरोना नतमस्तक रहा और भयावह रूप नहीं ले पाया। देश में कोरोना से लाखों मौतें हुई, लेकिन वहां के मुकाबले भारत में हालात सामान्य रहे। यह सच ब्रिटेन के काउंसलेट जॉन हॉकिंग पब्लिक हेल्थ स्कूल की पहल पर लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी और प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से किए गए शोध में सामने आया है। इस शोध को इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित किया गया। शोध में लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, कानपुर देहात, कानपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके विशेषज्ञों ने ग्रामीणों के बीच समय गुजारा। उन्हें भारतीय परंपरा में खाने से पहले हाथ धोने, शौच और लघुशंका के बाद हाथ धोने की अच्छी आदतें मिली। अभिवादन का तरीका परिणाम नमस्ते है, जिसे शारीरिक दूरी का पालन होता है। विदेश में एक दूसरे से मिलने के लिए लोग गले मिलते हैं, चुंबन लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, जो वहां संक्रमण के प्रसार का बड़ा कारण बना। इस समाचार से ये सिद्ध होता है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी संस्कृति और मजबूत रीति रिवाजों को लोकप्रिय बनाने का साधन अपना सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर जितना ज्यादा चिंतन मनन करेंगे, उतनी मौलिकता के साथ हम इस विषय को आम जनता के बीच अधिकार के साथ प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। यह राष्ट्र निर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारा सच्चा योगदान होगा। बाकी विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान की भूमिका के विषय में जानने और समझने के लिए हमारे बीच
बहुत सारे वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मैं उनको सुनना पसंद करूंगा। बस मुझे अपने 2-4 सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करने थे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है हमें। मुझे लगता है कि अगला सत्र शुरू करने से पहले मैं आप सभी मेहमानों का, सभी आमंत्रित चीफ गेस्ट और स्पेशल विशिष्ट अतिथि का एक बार फिर से धन्यवाद प्रेषित करूंगा। और 15 मिनट की बजाय 5 मिनट का ब्रेक लिया जा रहा है अगला सत्र शुरू करने से पहले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से अगले सत्र के दूसरे स्पीकर प्रोफेसर शर्मा शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो मिलिंद मजुमदार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी टॉक थोड़ा एक ऊपर शिफ्ट कर लें। और जी हाँ सर, आपसे हो पाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सर। और पंकज कुमार से अनुरोध है कि वो पहले सत्र की आखिरी जो टॉक है वो उनकी हो जाएगी, उनको भी एक ऊपर कर लिया गया है। तो एक 5 मिनट अखिलेश जी। हाँ सर। अखिलेश जी, मैं वीडियो नहीं आ पा रहा है, वीडियो भी शायद आ जाएगा, तो मिलिंद जी के बाद आप रख दीजिएगा। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, शायद वो पूरा काम कर रहे हैं। अभी तो मैं हॉटस्पॉट पे हूँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, तो वीडियो जब ऑन करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आईटीएम के मिलिंद जी के बाद जो है ना वो आप कर दीजिएगा, शायद हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अगले सत्र के मॉडरेटर डॉक्टर राघवेंद्र आश्रित और रिपोर्टर हरवीर जी हैं आईटीएम एनसीएमआरडब्ल्यू से। सर एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। 10:50 हो गया लगभग। ठीक है सर, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं सर। जी थैंक यू, धन्यवाद। एक फोटो खींच लीजिए सब, कैमरा ऑन करके। हाँ, एक बार सभी कैमरा ऑन कर लेते, फोटो खींच लीजिए। हाँ सर। कई लोगों ने अभी तक अपना कैमरा खोला नहीं है। एक बार अभिजीत सर, शंकरा जी, सोम कुमार जी, अभिजीत, देवज्योति, राजन सर, डॉक्टर पारा सर। देखो सर ने कहा है 50 के आसपास यहाँ पे लोग जुड़े थे और लगभग 10 के आसपास यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा था, लेकिन आफ्टरनून में ज्यादा लोगों के जुड़ने की संभावना है यूट्यूब पे। कल भी तो किया थैंक यू वेरी मच। अखिलेश अभी बता रहे थे कुछ लोग अभी कैमरा नहीं खोल पा रहे हैं नेटवर्क